Hey everybody, welcome to this special program on Voting 101 with Hindi translation. My name is Meena Jain. I am one of the programming librarian at the Cary Library. Very pleased to be there. We're always doing innovative things like this. So I'd like to thank the Cary Library Foundation for supporting all of our adult programs, and I'd like to thank the League of Women Voters for helping us bring this program to Lexington, and Jerry Zeter, who has been instrumental in helping us putting it together. Today we have Sudhir Ranjan speaking to you about voting, all the basic facts about voting, and he'll talk a little bit more about it. But I did want to say a quick thank you to him before we get started for all of the work he's put into putting this together so that voting is accessible to everybody who is watching and wanting to vote. So thank you, Sudhir. It's all on you. हेलो एवरीवन। अभी मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो स्क्रीन इज इट विजिबल, राइट? Yes, it is visible. तो मैं आपको सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, और आपको इनके जो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो उसका टाइटल है वोटिंग 101, मतदान 101, जिसको कि कैरी लाइब्रेरी के माध्यम से आयोजित किया गया है, और मैं आपको हिंदी में जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? रॉबर्ट कैनेडी की एक जो शब्द है उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है कि चुनाव हमें न केवल अधिकारों बल्कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में नागरिकता की जिम्मेदारियों को याद दिलाता है। और ये बात उन्होंने नागरिकता दिवस के अवसर पर कही थी और लोगों को शुभकामनाएं दी थी। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मकसद प्रजातंत्र में, माने डेमोक्रेसी में, चुनाव में हिस्सेदारी का होना है, अपनी जिम्मेदारी को समझना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रोग्राम की एक रूपरेखा तैयार की। उस रूपरेखा में बाईं ओर जो बातें अंग्रेजी में कही गई हैं उसको मैं हिंदी में दोहरा रहा हूं, जो दाहिनी ओर लिखा हुआ है। हम वोट क्यों दें, उसके 2 चरणों में हमने व्याख्या करने की कोशिश की है। वोट करने के लिए रजिस्टर करना होता है। आप ये सुनिश्चित करिए कि आपका पंजीकरण सही है और करंट है, वर्तमान है। दूसरा भाग ये है कि मतदान करने के लिए एक योजना बनाई गई है। किन किन तरह की योजनाएं हैं तो उनको मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला, आप एक मेल के द्वारा वोट कर सकते हैं। दूसरा, अर्ली वोटिंग जिसको कहते हैं, जल्दी आप वोट कर सकते हैं, पहले वोट कर सकते हैं। और तीसरा, चुनाव के दिन वोट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम की रूपरेखा आप हम लोगों ने तैयार की है वो 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के को ध्यान में रख के किया गया है। हमारा जो अंतिम सेक्शन है वो Q&A कहते हैं उसको, जिसको हिंदी में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वोट क्यों दें? संघीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर चुने गए सरकारी अधिकारी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं जो हमारे जीवन में सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जिनमें कुछ जो नीचे लिखा गया है वो शामिल है। हमारे स्कूलों की गुणवत्ता, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, भोजन जो हम खाते हैं, हमारी सड़कें, पुल और सार्वजनिक परिवहन की प्रणाली, हमारे द्वारा चलाई गई कारों की सुरक्षा, हमारे घरों में उपयोग किए जाने वाले उत्पाद और वस्तु जिनको सत्ता के पद पर नियुक्त किया जाता है, जैसे न्यायाधीश और जो कानून लागू करते हैं, हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले, हमारी मजदूरी और काम की स्थिति, हमारी सरकारी लाभ, ऐसी कई बहुत जैसी चीजें हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हम वोट देते हैं क्योंकि इन महत्वपूर्ण निर्णयों को कौन लेगा उसमें शामिल होना चाहते हैं। क्या हम किस तरह के व्यक्ति को
एक महत्वपूर्ण पदों पर देखना चाहते हैं, उसके लिए हम वोट देते हैं। वोट देना यानी मतदान करना हमारे मूल्यों का एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है, उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। अमेरिकी नागरिक होने का आपका सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है, और हमें खुशी है कि हमें ये हक है और इसके लिए हमें सम्मान और गर्व करना चाहिए। ऐसा कि सभी जानते हैं कि मार्च महीने में हम लोगों को कोविड-19 की महामारी के दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन काम रुकता नहीं, समय रुकता नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं और हम अपनी प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए वोट और मतदान की प्रक्रिया को सुरक्षित कर रहे हैं। तो इसके लिए कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए जो मतदान की चिंता है, उसको दूर करने के लिए कई तरीके के उपाय भी किए गए हैं। और पहला यह है कि 2020 में मैसाचुसेट्स में 3 तरीकों से मतदान होगा। आप पोस्टल से डाक द्वारा मतदान कर सकते हैं, पहले मतदान कर सकते हैं और चुनाव के दिन मतदान कर सकते हैं। आपको तीन तरीके मिले हैं। घर से डाक द्वारा मतदान करना महामारी के दौरान एक सबसे सुरक्षित तरीका पाया गया है। और आपको दूसरा ये बता दें कि अगर आप मतदान स्थान पर जाकर मतदान करना चाहते हैं, तो वहां पर भी कई तरह के उपाय किए गए हैं, जो नीचे लिखे शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा। मास्क लगाना, दस्ताने पहनना, ग्लव्स पहनना। जब आप वहां जाएंगे तो प्लेक्सीग्लास स्क्रीन होगी ताकि आप सामने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात कर सके। हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना, सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, और सतहों को जहां पर मतदान हो रहा है वहां के सतहों को लगातार सैनिटाइज करना, ये प्रक्रिया हम लोगों ने तैयार की। सभी मामलों में जो हमने 3 तरीके के आपको बताए, मतपत्र डालने के लिए हमें मतदान के लिए पंजीकृत होना चाहिए। 3 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति चुनाव के पंजीकरण करने की अंतिम तिथि, दिन और समय नीचे लिखा है, शनिवार 24 अक्टूबर 2020 शाम 6 बजे से 8 बजे तक, मैक्सिमम 8 बजे तक। पहला सवाल जो मन में हमेशा उठता रहा है, क्या मेल द्वारा मतदान करने की कोई विशेष प्रक्रियाएं हैं? जी हाँ, ये 2 चरणों में इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। सबसे पहले आपको मेल इन बैलेट जो मतपत्र है का अनुरोध करना चाहिए। मेल इन बैलेट के लिए आपको वोट बाय मेल एप्लीकेशन आवेदन पत्र को भेजना होगा। फिर जब आपका मेल इन बैलेट आ जाएगा तो आप उसको भरेंगे और फिर उसको मेल करेंगे, या आप 1625 1625 मैसाचुसेट्स एवेन्यू लेक्सिंगटन सेंटर में जो हमारा टाउन ऑफिस है, वहां आप टाउन क्लर्क के ऑफिस में, और टाउन क्लर्क के ऑफिस के सामने एक मेल बॉक्स है, उसमें जमा कर सकते हैं। आप 4 तरीकों में से कोई भी एक तरीका अपनाकर वोट बाय मेल एप्लीकेशन प्राप्त कर सकते हैं। पहला, सितंबर महीने में जो सचिव के कार्यालय से, जो कॉमनवेल्थ ऑफ मैसाचुसेट्स है, कॉमनवेल्थ के सचिव के कार्यालय से स्वयं आपको वोट बाय मेल एप्लीकेशन आएगा। यदि आप पहले ही वर्ष अनुपस्थित मतदान के लिए आवेदन कर दिया है, आपने एब्सेंटी बैलेट बोलते हैं, अनुपस्थित मतदान के लिए आवेदन कर दिया है, तो आपको डायरेक्टली मेल इन बैलेट आ जाएगा। दूसरा है, आप यहां पे देखिए एक नीचे लिंक लगा है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वोट बाय मेल एप्लीकेशन दिखाई देगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको प्रिंट करके फिर आप उसको भर दीजिए। आप कॉमनवेल्थ के सचिव का देखिए नंबर दिया है 6177277030 पर कॉल करके वोट बाय मेल एप्लीकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका है, आप लेक्सिंगटन टाउन क्लर्क के वेबसाइट पे जाएं, वोट बाय मेल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रिंट कर सकते हैं। आप यहां से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। आपका वोट बाय मेल एप्लीकेशन और आपका मेल इन बैलेट दोनों को पूरा किया जाना चाहिए।
दोनों पे सिग्नेचर होना चाहिए, हस्ताक्षरित होनी चाहिए। आप इसको मेल के द्वारा या वितरित करके आप नीचे जो एड्रेस हमने लिखा है वो अंग्रेजी में लिखा है, टाउन क्लर्क 1625 मैसाचुसेट्स एवेन्यू, लेक्सिंगटन MA 02420। ये एड्रेस है, इस पे आपको भेज देना होगा। एक बात यह है कि आप जो समय सीमा है उसके प्रति हमेशा जागरूक रहें। टाउन क्लर्क के पास 28 अक्टूबर 2020 तक आपका वोट बाय मेल एप्लीकेशन प्राप्त हो जाना चाहिए। आपको मेल इन बैलेट 3 नवंबर 2020 के बाद नहीं, और टाउन क्लर्क द्वारा 6 नवंबर 2020 के बाद प्राप्त नहीं होना चाहिए। सो इस तरीके का आपको ये जो समय सीमा है उसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। उसके बावजूद USPS, जिसको संयुक्त राज्य डाक सेवा कहते हैं, USPS हम लोगों को ये सलाह देती है कि चुनाव से कम 15 दिन के पहले हमारे मेल इन जो बैलेट्स है, मतपत्र है, का आवेदन कर देना चाहिए, और नियत तारीख से कम 1 सप्ताह पहले आप इसको मेल कर दें। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। कहने का अर्थ यह है कि अगर 3 नवंबर को चुनाव है तो आप उसके 1 सप्ताह पहले 28 अक्टूबर तक आप जरूर इसको मेल कर दें। आपके पास किसी भी तरीके का अगर सवाल है तो आप या तो जो एक वेबसाइट में यहाँ सामने लिखा हुआ है, पीले कलर में है, वहां संपर्क करें, या आप डायरेक्टली लेक्सिंगटन टाउन क्लर्क को 781-698-4558 पे कॉल करके किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो मिल सकता है। देखिए, ये वोट बाय मेल एप्लीकेशन है, यही आपको आएगा। इसी में आपका पहला जो कॉलम है वोटर इंफॉर्मेशन लिखा है, उसमें आप सबसे पहले 1 नंबर के पास नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, फिर आपको जन्म तिथि लिखनी है, अपना टेलीफोन नंबर लिखना है, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो लिखिए। दूसरा है कि आप कौन से इलेक्शन के लिए बैलेट मंगा रहे हैं। अब तो खैर आपको 3 नवंबर का मिलेगा, ये पुराना है। सो 3 नवंबर 2020, ठीक है। मेल बैलेट टू, वहां पे आपको लिखना है, और अगर किसी से आप सहायता लेते हैं तो उसका नाम लिख करके भी आप इसको मंगा सकते हैं। कुछ सवाल हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, उनमें यह है कि अगर मैं चुनाव के दिन मतदान करना चुनता हूं तो मुझे क्या किस चरणों का पालन करना चाहिए। अगर आप मतदान स्थल पर जाकर मतदान करना चाहते हैं तो उसके कुछ कदम हैं जो हमने लिखा है। सो पीले कलर में जो लिखा है वो पहला कदम है कि अपने मतदान स्थल पर जाए। तो आपका मतदान स्थल कहाँ है, अगर ये पता लगाना है तो ये जो लिंक सामने आपको दिया गया है उस पर क्लिक करिए, आपको मतदान स्थल पता चल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए यहाँ थोड़ा व्याख्या कर दूं, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। हमारे लेक्सिंगटन में 9 प्रीसिंक्ट है, और उनके कुछ चुने हुए स्थान पर यहाँ चुनाव किए जाते हैं। आप जब इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके एड्रेस के आधार पर आप अपना मतदान स्थल का पता लगा सकते हैं। दूसरा, आप टाउन क्लर्क को फोन करिए, नंबर दिया हुआ है 781-698-4558। आप अपने घर का जब पता बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, तो आपको टाउन क्लर्क आपके मतदान स्थल के बारे में बता सकती है। चुनाव 7 बजे सुबह से 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा, और मतदान स्थल 8 बजे तक खुले रहेंगे। दूसरा है, जब आप मतदान स्थल पर पहुंचेंगे तो चेक इन करने की व्यवस्था की गई है। चेक इन करने के लिए तालिका के संकेतों का पालन करना बहुत जरूरी है। आप जब वहां जाएंगे तो आपको कुछ लिखे हुए मिलेंगे संकेत, उनको आप फॉलो करिए। सबसे पहले जब आप टेबल के पास पहुंचेंगे तो मतदान कर्मी आपसे आपका पता और फिर आपका नाम पूछेगा। जो मतदान कर्मी है वो आपसे सारी जानकारी को समझने के लिए ये बात दोबारा कहेगा। आपसे पहली बार मतदाता होने के कारण या अन्य कारणों से सीमित संख्या में आपको आईडी दिखाने के लिए भी कहा जा सकता है, कि अगर आप पहली बार फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार आप वोट कर रहे हैं, तो आपको आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहा जा सकता है। जब आपका चेक इन हो जाएगा तो आपको एक मतपत्र पत्र दिया जाएगा, तो आप अपना मतपत्र पत्र लें। आपके द्वारा जांच करने के बाद मतदान कर्मी जो है आपको अपना मतपत्र देगा। आप इसे वोटिंग बूथ तक ले जाएं।
वोटिंग बूथ के पास आपको पेन मिलेगा, उसके लिए एक गोले रंग के राउंड चिन्हित करनी होती है। आप जो जिसको वोट देना है, जिसको मत देना है, आप उसको चिन्हित करेंगे। आपके मत पत्र के शीर्ष पर सारे निर्देश लिखे रहते हैं, ठीक उसको पढ़ें, उसको देखकर उसको भर दीजिए। उस समय आपको किसी और तरह की जानकारी और सोच समझ की हो तो आप जो है मतदान कर्मी से पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की गलती ना हो, इसलिए आप दोबारा जांच कर लीजिए। और जब आप तैयार हैं तो आप अपना मतपत्र लेकर के जाएं मतपत्र डालने के लिए। क्योंकि अभी कोविड-19 का समय है तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी बदल गई है। आप अपना मतपत्र जब भर देंगे तो आप इसको मतपत्र को मतपेटी में लाएंगे, अपना मतपत्र डालेंगे। यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो एक पोल कार्यकर्ता आपको वहां पर जो तैनात है वो सहायता करेगा। चूंकि कोविड-19 का समय है, उसकी रोकथाम की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए पोल जो जो कार्यकर्ता है वो आपसे पूछ सकते हैं और वो आपका मतपत्र लेकर के वो खुद डाल सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपने जिस तरफ वोट डाला है, आप उसको उसके साइड को पलट दीजिए और आप अपना मतपत्र पोलकर्ता को दे दीजिए। चुनाव में काम करने वाले लोग आपके लेक्सिंगटन के दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं, उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्राप्त है और अपना वोट डालने के लिए और हमारे लोकतंत्र में भाग लेने के लिए आपकी सहायता करने के लिए वो वहां पर मौजूद है। यदि आपको कुछ भी अनिश्चित लगता हो या कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो बस उनसे पूछें कि चुनाव कार्यकर्ताओं का को पहचानना है। वे अपने विभिन्न स्टेशनों पर मौजूद होंगे और उन सभी के नामों पर लेबल लगा होता है। आप उनसे किसी भी तरीके की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको जो हमने अभी बताया उससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक पीले कलर में सबसे नीचे वेबसाइट का एड्रेस लिखा है, आप उसको क्लिक करें और आपको और जानकारी हासिल हो। एक सवाल यह भी है कि अगर आप अर्ली वोटिंग मींस प्रारंभिक मतदान को चुनते हैं, अर्ली वोटिंग को चुनते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। जी हाँ, आप प्रारंभिक मतदान का चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं और ये चुनाव जो आम चुनाव होंगे 3 नवंबर के उसके समान ही है। बस इसमें क्या है कि मतदान स्थल और उसके नियमित मतदान जो स्थान है वो भिन्न हो सकते हैं। मतदान के घंटे और जो समय है वो अलग हो सकते हैं। जो 3 नवंबर 2020 को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रारंभिक मतदान 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। प्रारंभिक मतदान शुरू होने से पहले, अर्ली वोटिंग शुरू होने से पहले के एक सप्ताह पहले तारीख, समय और स्थानों की सूची आप खोज सकते हैं। उसका एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है www.massearlyvote.com। जो अर्ली वोट है, जो प्रारंभिक मतदान है, उसकी सारी जानकारी यहाँ आपको मिलेगी। 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच प्रारंभिक मतदान होंगे। आपको 10 अक्टूबर से किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो ये जो वेबसाइट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। या आप लेक्सिंगटन टाउन क्लर्क को 781-698-4558 781-698-4558 पर कॉल करिए। लेक्सिंगटन में प्रारंभिक मतदान का जो स्थान है वो है केरी मेमोरियल बिल्डिंग, 1605 मैसाचुसेट्स एवेन्यू। ये केरी मेमोरियल बिल्डिंग जहां हमारा टाउन ऑफिस है उसके पास है। कुछ सवाल ऐसे हैं कि अगर आपको नहीं पता है कि मैं मतदान के लिए पंजीकृत हूं या नहीं तो आप कैसे पता कर सकते हैं। ये सवाल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। जैसे आपको नहीं मालूम आप रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो आप क्या करिए कि आप कॉमनवेल्थ के सचिव के जो वेबसाइट है, येलो कलर में यहाँ लिखा है लाइन नंबर 3, और इसके टूल पे आप सहयोग ले सकते हैं कि और आपको पता लग सकता है कि आपका मतदाता पंजीकरण का स्थिति क्या है, आपका नाम है या नहीं है। और दूसरा सबसे सरल उपाय है कि आप लेक्सिंगटन टाउन क्लर्क को कॉल कीजिए 781-698-4558 781-698-4558। आपको अगर ये पता लगाना है कि मुझे वोट देने के लिए कैसे रजिस्टर करना चाहिए, आप कैसे पंजीकृत करेंगे,
तो उसके लिए भी उसके कुछ नियम है रजिस्ट्रेशन के। आपको सही जानकारी करने के लिए नीचे एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, www.sec.ma.us/ELEIFV ये अंग्रेजी में लिखा है। मैं इसको इसलिए पढ़ रहा हूं कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको ये जानकारी वहां पर मिलेगी। आप किसी से सहयोग लेकर वहां पर आप उससे ज्यादा आप ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन एक वोटर को रजिस्टर होने के लिए, एक मतदाता को रजिस्टर होने के लिए सबसे जरूरी है कि वो अमेरिकी नागरिक हो, 18 साल की उम्र हो, वर्तमान में गंभीर अपराध के आरोप के कारण वो कैद नहीं हो, उसके ऊपर कोई गंभीर अपराध नहीं हो, जेल में ना हो। एक जानकारी के लिए, अगर आप 16 साल के हैं और 17 साल के हैं तो आप पूर्व पंजीकरण भी कर सकते हैं। सो आप निम्नलिखित जो नीचे पीले कलर में लिखा है उन तरीकों से आप पंजीकृत कर सकते हैं। पहला है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आपके पास मैसाचुसेट्स ड्राइवर का लाइसेंस है या राज्य का आईडी कार्ड है तो आप यहाँ ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये लिंक दिया हुआ है पहले डॉट के पास। दूसरा है कि आप मेल द्वारा रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कर सकते हैं। आप क्या करिए कि नीचे जो एक लिंक दिया है वहां पर क्लिक करिए, आपको डायरेक्ट एक फॉर्म मिलेगा, वो सीधे आपको फॉर्म के पास ले जाएगा। आप उस फॉर्म को डाउनलोड करिए, उसको प्रिंट करिए, फिर उसको मेल कर दीजिए। तीसरा, आप स्वयं कर सकते हैं। आप जो है सो लेक्सिंगटन टाउन क्लर्क को 7816984558 फोन नंबर दिया हुआ है, या आप जो नीचे उसके बगल में ईमेल लिखा है town.clerk@lexingtonma.gov पे आप मेल करके रजिस्ट्रेशन के बारे में पता लगा सकते हैं और कर सकते हैं। दूसरा है कि स्वचालित मतदाता पंजीकरण। ठीक है, तो अगर आप मैसाचुसेट्स में हैं, यदि आप वोट करने की योग्य हैं, तो आप जब भी अपने ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं या नवीनीकृत करते हैं, या जब भी आप मास हेल्थ या यहाँ के कॉमनवेल्थ में स्वास्थ्य से कनेक्टेड है, तो स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं जब आप मतदाता होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको पंजीकृत करने के बाद टाउन क्लर्क से आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर आएगा। टाउन क्लर्क, उसको पावती बोलते हैं हिंदी में। एक एक्नॉलेजमेंट लेटर आएगा और उसमें आपके मतदान स्थल को भी भेजा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए एक नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसको देखें और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करें। एक बात आपको बताता चलूं कि 3 नवंबर 2020 को जो राष्ट्रपति चुनाव होना है, उसके लिए पंजीकरण का अंतिम दिन 24 अक्टूबर 2020 है। तो ये दिन आपको याद रखना चाहिए, 24 अक्टूबर 2020। उसके पहले आपको पंजीकरण करना होगा, तभी आप 3 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। मतदान पंजीकरण फॉर्म करना जो है, उसमें आप पार्टी के नाम पे भी कर सकते हैं या आपका जो पदनाम है उससे कहता है। तो क्या आप समझ सकते हैं? ये एक सवाल है जो हमेशा लोग पूछते हैं कि आप जब मतदाता पंजीकरण करते हैं तो उसमें पार्टी नामांकन के लिए भी कहता है। तो आप उसको समझने के लिए आपको मैं बताता चलूं कि जब प्रारंभिक चुनाव के बारे में बात करते हैं तो प्राथमिक चुनाव होते हैं। प्रारंभिक चुनाव से पहले एक प्राथमिक चुनाव भी होते हैं। प्राथमिक चुनाव के जरिए ही दो या जितनी भी पार्टियां हैं उनके जो उम्मीदवार हैं वो अंतिम चुनाव लड़ते हैं। तो प्राथमिक चुनाव जो है सो दलों के आधार पर होता है। उनका अंतिम उम्मीदवार राजनीतिक दल के आम चुनाव के द्वारा तय किया जाता है। जैसे आपको उदाहरण दूं कि यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी का डेमोक्रेटिक प्राइमरी होता है। उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के कई उम्मीदवार एक दूसरे से चुनाव लड़ते हैं। रिपब्लिकन पार्टी दूसरी है, उसका रिपब्लिकन प्राइमरी होता है, उसके कई उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं और इन दोनों का जो विजेता होता है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और वो चुनाव 3 नवंबर 2020 को है। तो जो प्राथमिक चुनाव है, जो 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 राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका जो चुनाव है वो खत्म हो चुका है। पार्टी नामांकन के आधार पर यह निश्चित करती है, प्राथमिक चुनाव में जो आप देते हैं आपको वैसा ही मत पत्र मिलेगा। यह मैं प्राथमिक चुनाव के बारे में बता रहा हूं
कि आपको किसके आधार पर मिलता है, डेमोक्रेटिक के आधार पर मिलता है, रिपब्लिकन के आधार पर मिलता है, और दो और पार्टियां हैं, ग्रीन रेनबो और लिबर्टेरियन पार्टियों के आधार पर मिलता है अगर उनमें चुनाव होता है तो। आप चाहिए तो नो पार्टी करके प्राथमिक में चुनाव में आप जा सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको एक पार्टी के मतपत्र मिलेंगे। अगर आपको प्राथमिक चुनाव से ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए जो नीचे सबसे नीचे एक लिखा है येलो कलर में एक लिंक है, उसको क्लिक करिए, आपको इसमें बहुत विवरण मिलेगा। एक सवाल ये उठता है बार बार, अगर मैं अपना नाम बदल लूं या अपनी पार्टी का नामांकन बदलना चाहता हूं तो क्या मुझे अपने मतदाता पंजीकरण के लिए बदलनी चाहिए? हाँ, ये आपको जरूर करना होगा, और आप ऐसा सीधे वेबसाइट पर कर सकते हैं। देखिए लिंक दिया हुआ है। एक सवाल ये उठता है कि मैं चुनाव में नहीं चूकना चाहता, आप वोट देना ही चाहते हैं, तो क्या मुझे आपको रिमाइंडर कैसे मिलेगा? उसको अनुस्मारक बोलते हैं हिंदी में, रिमाइंडर कैसे मिलेगा? तो लेक्सिंगटन शहर में चुनाव का जो रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए एक बड़ा सा लिंक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म मिलेगा और आपको इससे जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा जो रिमाइंडर है, वोट के लिए जो रिमाइंडर है, वो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसे टर्बो वोट करके एक है, vote.org है, यहां से भी आप रिमाइंडर्स प्राप्त कर मिलते रहते हैं। आप हमेशा चुनाव कैलेंडर की जांच कर सकते हैं, और चुनाव का जो कैलेंडर है वो मैसाचुसेट्स चुनाव कैलेंडर का लिंक आपको दिया हुआ है, और जो सबसे नीचे है वो टाउन ऑफ लेक्सिंगटन इलेक्शन कैलेंडर है। जो सबसे नीचे लिंक है वो अपने शहर का इलेक्शन कैलेंडर है। एक सवाल अक्सर उठता है कि अगर मैं विकलांग व्यक्ति हूं तो मेरे लिए क्या मतदान आसान है, सुलभ है? बिल्कुल सुलभ है। और इसमें अगर आपको अधिक विवरण चाहिए तो ये जो लिंक है उस पर क्लिक करिए, वहां पर आपको उससे अधिक विवरण मिलेगा। मैसाचुसेट्स में सभी मतदान स्थलों पर प्रवेश करने की योग्य बनाया गया है। सभी मतदाताओं के पास निजी और स्वतंत्र रूप से मतदान करने के अवसर है। प्रत्येक प्रीसिंट, हर शहर में, यहाँ पे लेक्सिंगटन में जैसे 9 प्रीसिंट है, प्रत्येक प्रीसिंट में कम से कम एक आपको सुलभ वोटिंग बूथ की व्यवस्था है, और एक सुलभ वोटिंग मशीन उपलब्ध होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही आपको उपलब्ध कराया जाएगा, और ये व्यवस्था की जाती है कि एक सुलभ वोटिंग बूथ हो और एक सुलभ वोटिंग मशीन हो। एक मतदाता किसी को मतदान स्थल में प्रवेश करने, सूची में शामिल करने, चेक इन करते समय, मतदान केंद्र में प्रवेश करने पर, मतपत्र तैयार करने पर, और बूथ से बाहर निकलने और बाहर की जांच करने तक सहायता करता है। तो आपके लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, आपको उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। एक सवाल यह भी है कि अगर आपका स्वास्थ्य आपातकाल हो गया, हेल्थ इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, यदि हेल्थ इमरजेंसी है, स्वास्थ्य आपातकाल है, तो क्या होगा? क्या आप वोट कर सकते हैं? जी हाँ, आप जरूर वोट कर सकते हैं। और इससे अधिक जानकारी हासिल करने के लिए जो लिंक लिखा है लाइन नंबर 2 नंबर लाइन में, उस पर आप क्लिक करिए, वहां पर आपको स्वास्थ्य आपातकाल, हेल्थ इमरजेंसी से रिलेटेड जानकारी मिलेगी। यदि आपको चुनाव के 7 दिन के भीतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भर्ती कराया गया है, आप अस्पताल में एडमिट है, भर्ती है चुनाव के 7 दिनों के भीतर, या आपको किसी चिकित्सा पेशेवर या सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा चुनाव में 7 दिन के भीतर अपने घर में स्वयं संगरोध, क्वारंटाइन करने का निर्देश दिया गया है, तो आप अनुपस्थित मतपत्र, जिसको कि एब्सेंटी बैलेट बोलते हैं, के लिए का आवेदन कर सकते हैं। आप उसको उपयोग कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया है, उसको आप देखें और वहां पर अधिक जानकारी मिलेगी। अपने आपातकालीन अनुपस्थिति मतपत्र को, जो एब्सेंटी बैलेट है, को लेने के लिए आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं, किसी को नामित कर सकते हैं जो इसे आप तक पहुंचाए और इसे अपने स्थानीय चुनाव अधिकारी के पास वापस कर दे। 3 नवंबर 2020 को चुनाव के समापन तक आपका आपातकालीन मतपत्र, जो एब्सेंटी बैलेट, इमरजेंसी एब्सेंटी बैलेट, टाउन क्लर्क के कार्यालय में वापस आ जाना चाहिए। एक सवाल यह है कि
क्या मैं मतदान कर सकता, मैं मतदान करना चाहता हूं लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरे मत पत्र पर कौन है और किसे वोट देना है। क्या इसकी जानकारी उपलब्ध है? जी हाँ, इसकी भी जानकारी उपलब्ध है। आप लेक्सिंगटन शहर के वेबसाइट पर चुनाव से पहले जो मतपत्र का नमूना है वो पोस्ट किया जाएगा। आपको लिंक दे दिया गया है। आप वहां पर जब क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कौन कौन व्यक्ति किस किस राजनीतिक दल से चुनाव लड़ रहा है। उसके अलावा अगर आपको उम्मीदवारों के बारे में और जानकारी रखनी है कि आप ये जानना चाहते हैं कि किस दल से कौन चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप उनके लिए उनके बारे में वेबसाइट को खोजें और पढ़ें, समाचार पत्रों को देखें, पत्रिकाओं को देखें, ऑनलाइन में बहुत सारे लेख छपे हैं उनको पढ़ें। एक हमारे शहर में महिला मतदाताओं की लीग है जिसको कि लीग ऑफ वुमेन्स वोटर कहते हैं, उनकी आप सेवा ले सकते हैं। वोट 411 उसको बोलते हैं, से आप कंसल्ट कर सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं। आपको लिंक दिया हुआ है, vote411.org लिखा है। आप इस लिंक को क्लिक करिए और यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। अपने मत पत्र को खोजें और उन पर क्लिक करें। सो कहने का है कि वहां एक लिंक मिलेगा जिसको कि लिखा रहेगा अंग्रेजी में, फाइंड व्हाट्स ऑन योर बैलेट। अपने मत पत्र पर क्या खोजें, इसकी जानकारी आपको मिलेगी और आप उसको क्लिक करके ले सकते हैं। अगर इसके बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप हम लोगों से कैरी लाइब्रेरी में से कम संपर्क करें, हम लोगों के से संपर्क करें। आपको किसी भी तरह की जानकारी हिंदी में अगर आपको चाहिए तो उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद एक मतदाता बनने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। Oh, that was awesome. Thank you so much, Sudhir. So this is an opportunity for us to ask questions. I know we just have a few people here, so if you have any, please, feel free to unmute yourself and ask your question. Or Jerry, if you would like to add anything more to what Sudhir just went through, you wrote the facts, and then he can translate the answer to those questions. Oh, you're muted, Jerry. Yeah. Sorry, thank you. I'll do that. Okay. I'm just providing a link to the Secretary of State's website. I'm sending it, Mina, to you in chat. That covers all the information that Sudhir has provided us with, except I'm not getting the link going here. So I think that was in the presentation, right, Sudhir? Yeah, I think I missed that slide. It was next to the, yeah, I missed that slide. It is in the presentation. Okay. But do you want to just Oh, I think I can present it. Just 1 minute. Sure. Is it sharing, right? So ये ये है कि अगर आपको किसी भी तरीके का जो मतदान से रिलेटेड, मतदान के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, देखिए उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है। यहाँ पे आप जो कॉमनवेल्थ के सचिव हैं उनके वेबसाइट पे आप संपर्क करें। हर तरह के जानकारी के लिए, चुनाव की जानकारी के लिए आपको यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 6 7 8 तरीके का लिखा है। तो जो पहला है वो ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन का है कि आप कैसे ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा, आप ये जानने के लिए देख सकते हैं कि मैं रजिस्टर्ड हूँ या नहीं। तीसरा, प्रारंभिक मतदान का है, अर्ली वोटिंग का है। चौथा, वेयर डू आई वोट लिखा है, मीन्स आप कहाँ वोट करेंगे। फिर आप चले आइए, मेल द्वारा मतदान कैसे करें, आपका इलेक्शन ऑफिस या ड्रॉप बॉक्स कहाँ है। फिर आप अपने बैलेट को ट्रैक करना चाहते हैं अगर आपने मेल से भेजा है तो, और अगर आप चुनाव के लिए कार्यकर्ता बनना चाहते हैं तो वो है। तो इन सभी तरह की जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी।
और इन जानकारी को हासिल करने के लिए आप लेक्सिंगटन टाउन क्लर्क से भी संपर्क कर सकते हैं, जो फोन नंबर 7816984558 पे लिखा हुआ है। थैंक यू। सो ये मैं मिस कर गया था, तो इसके बारे में आप किसी भी तरह की जानकारी चाहिए आप हम लोगों से केरी मेमोरियल लाइब्रेरी में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। So, Sunir, this presentation has been fantastic and really thorough. And I know it's geared more towards Lexington since that's where we are. But I was wondering if you are from a different town in Massachusetts, will you be able to find all the same information for your town on the Secretary of State website? Yes, you have to provide a zip code, and then you will get all the information. Sometimes Okay. they will ask you zip code and address together. So can you take my question and translate it into Hindi and then translate the answer in Hindi as well? Oh, okay. So अगर आप लेक्सिंगटन शहर के नहीं है, फिर भी आप अपने शहर के जो टाउन क्लर्क है उनसे संपर्क करके आप मेल द्वारा या अर्ली वोटिंग, जिसको प्रारंभिक मतदान बोलते हैं, या 3 नवंबर को जो मतदान होगा उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और नहीं तो जो हमने अभी आपको सबसे अंत में एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट दिखाया, वहां पे आपको, आप जिस शहर में रहते हैं, आपका जो जिप कोड है, आप उसको डाल करके सारी जानकारी ले सकते हैं कि आपका मतदान स्थल कहाँ है, आपका जो प्रारंभिक मतदान का समय कब से कब है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। Thank you. And then the other question that Jerry had brought up a little while ago when we were talking about it, made me think about it, is if you have family or friends that are overseas for whatever reason, military or visiting, they won't be able to come back because of the COVID, would they still be able to apply for the mail-in voting or the absentee voting? Yeah, they can apply. वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। 24 अक्टूबर के पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका स्वास्थ्य से कोई समस्या है, इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है स्वास्थ्य में, हेल्थ से, उसके लिए अलग व्यवस्था है। आप उसके लिए टाउन क्लर्क से बात करें और वो आपको बताएगा कि कैसे आपको वोटिंग करना है। Okay, thank you. Jerry, did you have any other questions or thoughts that we might not have gone over in the facts? No, I was just adding in some URLs into the chat. So there is a page on the Secretary of State's website where you can go to find the elections office in the various towns. So, you know, if you're not in Lexington, but you want to find the contact information for your particular town clerk, you can go to that link, which I put in the chat. And I've also found the link for if you're in the military, which I didn't make that clear. I'll do that. Military voter, overseas military voters. Okay. Okay, so I hope that's visible. Those things are visible in the chat. Yep, they are. Okay. Yeah. Okay. So, so the same process for absentee voting is for anybody, whether they're in this country or outside of this country. They just have to be able to vote. They just have to be registered to vote. Well, they need to be registered to vote, but there's also on the page about military voters, it takes you to applying a spot where it says applying for your ballot. There's a federal postcard application, and you can and it also says here, like other absentee voters, you can also have the option of using the Massachusetts absentee ballot application. But I think that somebody who's overseas in the military or just simply overseas as an American citizen should go to that page on the Secretary of State's website for instructions on what to do to get a ballot. Okay. And Sudhir, do you want to translate my question and Jerry's answer? So, जो लोग मिलिट्री में है या अमेरिका से बाहर है, जो ओवरसीज उनको बोलते हैं, जो
अमेरिकी नागरिक हैं बट अमेरिका के बाहर रहते हैं, ओवरसीज सिटीजन है, उनके लिए जो 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 व्यवस्था चुनाव में वोट करने की है, तो जो उसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि एक आपको एक लिंक हम लोग बाद में प्रोवाइड कर देंगे, एक लिंक है, आप वहां जाएं और वहां पे डिटेल लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं फेडरल पोस्ट कार्ड एप्लीकेशन, आपको अप्लाई करना होगा और उसमें इलेक्शन का टाइप लिखते हैं। अभी चूंकि 3 नवंबर को जो चुनाव होगा वो फेडरल है, तो आपको लिखना होगा फेडरल इलेक्शन टाइप और उसको मेल करना होगा। वो मेल अगर आप यूएस के बाहर है तो वो 5 तारीख 5 बजे तक 10th डे आफ्टर इलेक्शन मिल जाना चाहिए, 10 दिन के बाद। आप फेडरल जो राइट इन एब्सेंटी वोटर है, जो अनुपस्थित बैलेट है, उसके लिए भी आप यही तरीका अपना सकते हैं। Okay, thank you. So one other question that I have is, if you decide to go vote in person, can you take somebody to translate with you? Yes. So I had something on that. Where did I put it? Yeah, you can. The clerk, the town clerk said that you can always come to the voting booth with somebody if you need assistance. The only thing is that you need to be doing the voting. They shouldn't be influencing you in what you do when you choose who to vote for on the ballot. But they can help you with the language. They can help you understand what to do. And yes, you can get that assistance at the polls. And if you can't come with somebody, you can ask a poll worker to help you. But poll workers aren't always able to help everybody in the language that they need. So, right. So, अगर आपको चुनाव के दिन किसी भी तरीके की सहायता चाहिए तो आप अपने साथ एक सहायक कर्मी को ले जा सकते हैं, लेकिन इतना याद रहे कि वो सहायक कर्मी भी मतदाता है। आप वैसे व्यक्ति के साथ वोटिंग करने नहीं जा सकते जो मतदाता नहीं। आप किसी दूसरे मतदाता के साथ ही वोटिंग कर सकते हैं या जो आपको आपकी भाषा में समझा सके। Okay. You're also allowed to come to the polls with a crib sheet for yourself. You know, like if you wanted to prepare ahead of time how you were planning to vote and write it down on a piece of paper, you can bring that with you to the polls and use that to vote, as long as you make sure you take it with you when you leave the polling booth. आप जो है अगर आपको ऐसा लगता है कि भाषा में कुछ तकलीफ है तो आप पहले से एक शीट पे लिख के ले जा सकते हैं और उसकी सहायता से आप वोटिंग मतदान में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जो आप शीट लिख करके जो ले गए हैं उसको आप अपने साथ वापस ले जाएं, वहां पे आपको उसको नहीं गिराना है, ये आपको ध्यान रखना है। That's a good one. That's important. And I just realized that we haven't spoken about the ballot questions at all. Not that we should talk about what people should vote for, but maybe a little bit about what they are and if, any facts about those. I'm not as well versed on that. The first ballot question, my husband Joe Pato is here, and I will ask him if he remembers the details about it. It's about a right to repair law, and it has something to do with it's a referendum question, which means it's put on the ballot as a direct question of policy to voters, and the voters can say whether they want it to pass or not pass. And in the case of question 1, I believe it's about whether automobile repair shops can have access to computer information from your car. And then, is that right? They already have that. It's for telematics, for information that's transmitted
wirelessly. Okay, I don't know how well you could hear that answer. I didn't hear that, but I do know that the first question is about right to repair, about if auto body shops can get your personal information from the dealer, or do you have to just go to the dealer to get your car repaired, because that information won't be shared. But the question is not so much about the actual questions, but what is the purpose of these ballot questions, and where can people get information about what the questions are and what do they mean? And Sudhir, I don't know if you have done any research on that, like where the ballot questions, or, you know, I just got a packet in the mail about what they are and the yes or no's. No, I think I don't have too much information in this regard. I Okay. heard about it, but I think I didn't understand the question itself. So I don't have. If you provide me information, I can figure it out. All right, I just found a link that might be helpful here, and I'll put it in the chat. My memory is also that question 2 is on the question of going to ranked choice voting, right? But information. So this link brings you to a PDF that's information for voters. So it includes ballot questions and other information that you might need to vote this year on in the November 3rd election. I think I have received this one. Go ahead. So I'm going to share this screen, and that would be. So ये है आपको मेल से, ये एक बुकलेट है जो मिला होगा. ये है इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन फॉर वोटर्स. सो 2020 के बैलेट में क्या क्या सवाल होंगे उसके बारे में है. और आपको देखिए नवंबर 3, 2020 का इसमें जो सवाल है वो आपको मिलेगा. आप नीचे जाएंगे तो पहला है मोटर व्हीकल मैकेनिकल डेटा. तो फिर रैंक चॉइस वोटिंग. सो इसमें सारे आपको जो सवाल है वो मिलेंगे और उनका डिटेल दिया हुआ है. तो अगर आपको इससे रिलेटेड किसी को भी जानकारी चाहिए तो थोड़ा सा इस पे मैं पढ़ने के बाद आपको बता सकता हूँ. I think this one, I'm going too fast. No, I think we're just sort of giving an overview of what the ballot will look like. The ballot will have, you know, who you're voting for president and for different offices, but it will also have these 2 ballot questions. Yeah. Now I understand this one. Yeah, I understand this one. Okay. So the first question will be motor vehicle mechanical data. I think I have to read this. Right. And I don't think we need to read it right now, because you know, obviously people can find it. The important thing is people can find it and they understand that why it's on their ballot when they get to the voting booth. Yeah, right. So I'm sorry. I was just going to say, right, I think you're making a good point, Mina. So when you get your ballot, you will not only be voting, in Massachusetts anyway, you'll not only be voting for the president and other offices, you will also have these 2 ballot questions. And as I said before, ballot questions are the policy questions that are put directly to voters as opposed to, say, a legislature, to see what the voters would like to do
in these particular issues. And there are 2 ballot questions this year. I'm looking at, no, they're not up yet. So one of the things that the town clerk's office will have in Lexington eventually, they don't have it there yet, is something called a specimen ballot. And the specimen ballot is something that you can look at before you go to vote. And it actually is what your ballot will have on it when you go to the voting booth to vote. And I'll put that link in too, but as I said, it hasn't been published yet, but eventually it will be around the time that we all start voting. I believe you have put this link in FAQ. Oh, okay. Yeah, and I went through that. I think this will be available on October 10th, Okay. a week before early voting starts. Right. So Sudhir, do you want to, in Hindi, explain the ballot question and how the ballot will look Yeah. because of it? So, जो 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होंगे, उसका एक जो बैलेट है, जिसको मतपत्र कहते हैं, उसका एक स्वरूप होगा. उस स्वरूप में 2 पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनका नाम होगा, और जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनका नाम होगा. तो उसके अलावे 2 और सवाल होंगे. जो मैसाचुसेट्स स्टेट में जो लोग हैं, उनके लिए 2 और सवाल होंगे. उसमें पहला सवाल है मोटर व्हीकल मैकेनिकल डेटा. जो हमारा इसका मतलब है, हिंदी में आपको समझा दूं, जो आपकी जो गाड़ी है, उसके जो मैकेनिकल, उसके यांत्रिक जो डेटा है, उसके बारे में होगा. दूसरा सवाल रहेगा जिसका नाम है रैंक चॉइस वोटिंग. क्या हमें किसी भी चुनाव में रैंक करने का अधिकार है? आप 1 देंगे, किसी को 2 रैंक करेंगे. सो रैंक चॉइस वोटिंग का है. और अधिक जानकारी के लिए आप हम लोगों से फिर से संपर्क करिए. अगर आपको इसमें अगर ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी न प्राप्त हो, तो आप हम लोगों से संपर्क करें, आपको और इसमें जानकारी दी जाएगी. तो इस तरीके से का एक बैलेट होगा, जिसमें 2 सवाल होंगे. एक होगा रैंक चॉइस वोटिंग, जो कि पिटीशन के द्वारा किया गया है, और पहला सवाल होगा मोटर व्हीकल मैकेनिकल डेटा. Thank you. That's super helpful, because I just realized that the ballot won't look exactly like how we expect if we have ballot questions on there. I think that's it for me. I think that this was super thorough, and I really appreciate all the work that Sudhir, you've done, Jerry, you've done to bring this to the Cary Library and to the community. So unless you guys have anything else, or if we have any questions from our participant, I think I will say thank you, and I appreciate you doing this. Okay. Our pleasure. Thanks. Thank you. Yeah, just remember, everybody, to vote, 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 vote.